यस। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज इसको फिनिश करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बच्चों पॉइंट था आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें बच्चों कल मैंने डिस्कस किया था कि जो आपकी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपका सफिक्स में आएगा, और सफिक्स में आएगा तो उसके साथ आईडी लगाया जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन पे, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, तो जो भी बच्चों गिवन कंपाउंड होंगे, ठीक है, उन गिवन, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चों जब भी ना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो जो बच्चों प्रोसेस होता है जनरली आपका एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, और जब भी बच्चों आपका बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उस केस में बेटा वो प्रोसेस आपका जनरली इंडोथर्मिक होता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जो सॉल्यूशन चैप्टर आने वाला है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना, बिल्कुल। तो जो बीएफ है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो जनरली बच्चों एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी बच्चों एटम या मॉलिक्यूल फ्री स्टेट के अंदर मूव कर रहे थे, मोबाइल कर रहे थे स्पेस के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, तो उनका बेटा कॉम्बिनेशन, इनकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा है, इनके पास एनर्जी मैक्सिमम है बिकॉज इट इज ए फ्री स्टेट। तो बेटा जब ये कंबाइन करेंगे आपस में तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, बिकॉज जैसे बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब बेटा कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डोमिनेट। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बच्चों 99% केस में एनर्जी आपकी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड ब्रेकिंग का बेटा ऑलरेडी देखो, जब किसी भी कंपाउंड में बेटा आप देख रहे हो कि बॉन्ड एटम्स के बीच में मिल रहा है, तो उनको आपको क्या करना, हीट अप करना होगा, उनको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा। भाई बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये सिंपल सा होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं बच्चों उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हुए होंगे। तो ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, एनर्जी मिनिमाइज होती है ना, हाइड्रेशन प्रोसेस से एनर्जी मिनिमाइज होती है। ठीक है, और उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये इस स्टेबल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है काफी स्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट है, तो इनको डिसोशिएट, इनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जनरली बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब आगे बात करते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड की बच्चों बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस। तो मैं लिखता हूं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम इज सेम, both atom is same, then bond is always non-polar, bond is always non-polar। ठीक है, non-polar लिख सकता हूं मैं साथ में कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बच्चों उसके पास पोलैरिटी नहीं होगी। जैसे आपका H2, इसका मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जैसे बच्चों Cl2, यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो बीच का जो बच्चों बॉन्ड है इस पे, इसके पास कोई पोलैरिटी नहीं होगी। तो यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं होगी बिकॉज वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली। ठीक है, हजारों कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम बेटा सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोकस करें, उसी पे आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अगर बात करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू बेटा दोनों हाइड्रोजन की सेम है, दोनों क्लोरीन की सेम है। तो ना तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे ना इधर मूव करेंगे। मतलब दो लोग लगे हैं, जैसे कोई गेम होता है ना रस्सी खींचने वाला, तो इधर भी पावर, उतनी ही पावर के लोग लगे हैं, इधर भी उतनी ही पावर लगे हैं। तो रस्सी खींच रहे हो तो भाई आप ना तो इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही बनी रहेगी। तो एग्जैक्टली तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बच्चों सेम होगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे यहाँ पे कैसे होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे
वो डेफिनेटली आपके नॉन पोलर ही होंगे, भले ही बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक हो 3.0 समथिंग जो भी होती है, तो हमेशा आपकी नॉन पोलर। तो वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक करेक्टर। मतलब जो भी बच्चों एटम्स कंबाइन है, टू एटम्स किसी भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, अगर उन दोनों एटम्स की बच्चों में निकालता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसका डिफरेंस निकालूं, है ना, बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू, वो अगर डिफरेंस बच्चों फोकस करना, अगर वो डिफरेंस डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तो आयनिक करेक्टर बेटा उतना ही ज्यादा होगा। और आयनिक करेक्टर बेटा उतना ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, वही बच्चों क्या होगी? मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बच्चों मैक्सिमम होगी, बिल्कुल समझ में आ गया? कोई यहाँ पे डाउट किसी बच्चे को? यस, अरे बताओ बच्चों। अब बात करते हैं, आयोनिक हो चुका है, अब कोवेलेंट के साथ यही बात कर लेते हैं। तो बेटा कोवेलेंट रिएक्टर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोवेलेंट रिएक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं रिलेट करता हूँ फिर से, डेल्टा ई एन डिफरेंस, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, डेल्टा ई एन की वैल्यू बच्चों डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है, डिफरेंस है ये। दो एटम्स जो बेटा जिस बॉन्ड से कंबाइन होंगे ना, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में आपको पहले बता चुका हूँ, वो जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं दो कंपाउंड के साथ, तो डेल्टा ई एन जिसका ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका आयनिक करेक्टर बटा ज्यादा होगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बच्चों उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, और एज वेल एज बच्चों वहां पे क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पे HBr, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिया मैंने HCl, नेक्स्ट इज HF। थोड़ा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा ठीक है, बढ़ाया हाइड्रोजन आयोडाइड, परफेक्ट। ये चार कंपाउंड मैंने आपको दिए हैं, आपको बताना है बेटा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ होगा, और एज वेल एज हम बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो ये चार मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको कैसे निकालना है? बिल्कुल, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस करो, वहीं से आंसर बनेगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? मैंने आपको कल पढ़ाया था 2.1, सभी को पता है। हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1। एंड आयोडीन की कितनी होती है? 2.5, सब पता होना चाहिए। बेटा हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी होगी? वो आपकी 2.1। अच्छा, फ्लोरीन की पता है फ्लोरीन कितनी होती है? 4.0। इससे एक कम किया था तो क्लोरीन की आई थी वो 3.0, फिर उससे बड़ा हमने 0.3 कम किया, 0.2 समथिंग कम किया था तो ये 2.8 आई थी, हाँ 0.2, फिर 0. यहाँ पे 3, तो आपका इस तरीके से 2.5 आया था आयोडीन का। बाकी यहाँ तो आपका कांस्टेंट है 2.1, 2.1, 2.1। अब बेटा चेक करते हैं अपन डेल्टा ई एन, इसके सामने मैं डेल्टा ई एन लिखता हूँ, फटाफट से बताओ बेटा आंसर क्या? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, कितना डिफरेंस आएगा जल्दी बताओ? 0.4 का डिफरेंस। चेक करो बेटा सभी लोग, यहाँ पे डेल्टा ई एन की वैल्यू कितनी आएगी? यस 2.8 माइनस 2.1, तो आंसर भी 0.7। यहाँ देखो बेटा डेल्टा ई एन कितना आएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड? कितना आएगा? 3.0 माइनस 2.1, आंसर विल बी 0.9। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डेल्टा ई एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4.0 माइनस 2.1, आंसर विल बी 1.9, लगभग 2 के अराउंड, ठीक है। बस अब देखो, मैंने बच्चों रिलेशन बताया था कि डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पे आपका जो आयोनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड पे पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं अगर बच्चों सीक्वेंस पूछूं जल्दी से, अगर मैं सीक्वेंस पूछूं तो आयोनिक करेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा? आयोनिक करेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या सीक्वेंस होना चाहिए बताओ बेटा? आयोनिक करेक्टर सबसे अधिक किसके पास होगा? फर्स्ट कि फोर्थ? यस, फोर्थ के पास मैक्सिमम, देन आपका थर्ड, देन आपका सेकेंड, सबसे कम आपका फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक करेक्टर, ये जो गिवन कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं बच्चों कोवेलेंट करेक्टर का सीक्वेंस क्या होगा, तो उसको उल्टा कर देना, जो डेल्टा ई एन की वैल्यू आपको निकल के, सब डेल्टा ई एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक, आपका कोवेलेंट करेक्टर। आयोनिक करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोवेलेंट करेक्टर बेटा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम बिल्कुल यहाँ पे सीक्वेंस लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिख दो, तो आपका यहाँ पे सबसे अधिक बेटा किसका हो जाएगा? फर्स्ट का, फिर कौन आ जाएगा? सेकेंड, फिर आ जाएगा थर्ड, सबसे लास्ट में आपका फोर्थ। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ भाई, क्लियर? नेक्स्ट में यहां से अगर पूछूं आपसे लाइक पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का बेटा सीक्वेंस क्या होगा? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, ठीक है, डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन बेटा ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे, तो इसका बेटा यहाँ पे आपकी जो पोलैरिटी भी सबसे अधिक होगी, मतलब फोर्थ आपका सबसे अधिक हो जाएगा,
देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। बताओ बेटा, सभी क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को? मैं पूछूं बच्चों, लीस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा? लीस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा इन चारों में से? लीस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा होगा भाई? जहां पे डेल्टा एन की वैल्यू सबसे कम होगी, तो सबसे कम बच्चों कहां पे होगी? यहाँ पे, इस केस। समझ में आ रहा है? तो लीस्ट पोलर बॉन्ड आपका ये डिफाइन होगा। लीस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां तक बात सभी को समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? यस, ऑल आर क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करने वाले हम लोग प्रेडिक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। प्रेडिक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी बच्चों गिवन कंपाउंड्स होंगे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्वेश्चन आता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए बेटा एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा। DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए एटम, रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.9 ब्रैकेट में XA माइनस XB, ठीक है। यह आपका होता है शो मेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला। ये जो बच्चों हम बात कर रहे हैं यह आपका होता है शो मेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला, ठीक है। STEVA होता है आई थिंक, VAN, स्टीवेंसन एंड शो मेकर, ठीक है। शो मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो जब भी बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बेटा बॉन्ड, वो जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है कहाँ पे ज्यादा है, किस कंपाउंड में ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब भाई बॉन्ड की मजबूती, कहाँ पे बॉन्ड आपका अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ पे आपका वीक बॉन्ड होगा। तो बेटा हम लोग निकालेंगे इसी के बेस पे, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने DAB लिखा है ना, ये आपका सब बेटा ये आपका एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। आपको ये भी एंगस्ट्रॉम में लेना होगा, RB रेडियस ऑफ बी ये भी एंगस्ट्रॉम में लेना है। ये सारी की सारी वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में लेनी होगी। और ये XA माइनस XB क्या है? डेल्टा EN की वैल्यू है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ठीक। जैसे बच्चों हम बात करते हैं केस फर्स्ट को लेके, अगर मान के चलो बच्चों दो एटम है इस तरीके से ए और ए, या फिर मान के चलो बच्चों एक आपका मॉलिक्यूल है कुछ AB टाइप। मैंने बच्चों बोला है कि यहाँ पे आपका ए और ए ये मॉलिक्यूल है, इसका आपको निकालना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो यहाँ पे कि जब दोनों एटम बेटा सेम दे रखे हैं तो कॉमन सी बात है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी हो जाएगी? सेम। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपकी सेम हो जाएगी तो इस फॉर्मूले की तरफ चलो बेटा, तो XA माइनस XB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ यार, क्लियर हो रहा है सभी को? यस। तो यहाँ से आपका XA माइनस XB आपका 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू बेटा क्या बनेगी? RA प्लस RB। तो सिर्फ RA प्लस RB से हम लोग आंसर निकालेंगे, मतलब डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। तो DA की बेटा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? DA इज इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस RB, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इस AB की बात करूं, फिर मैंने बोला है कि भाई यहाँ पे A और जो B दे रखा है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस केस में भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। DA इज इक्वल टू DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB, यहाँ पे RA होना चाहिए, ठीक है, RA प्लस RA। तो अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि दोनों एटम सेम है तो कॉमन सी बात है, दो एटम्स के बीच की जो आपकी एज लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है ना, उसको निकालने का फॉर्मूला है DAB। अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी के बेस पर निकालेंगे। पहले अपन को बॉन्ड लेंथ तो पता होना चाहिए ना कि बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो किसी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बाकी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम लोग इस शो मेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जहां पे अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, बिकॉज इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। XA एंड XB बेटा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस बाकी आपकी जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है या फिर एटम्स आपके सेम होते हैं तो उस केस में आपका जो आपकी बॉन्ड लेंथ निकाली जाएगी वो आपकी सिर्फ उन जो रेडियस है उनको आप ऐड कर दो, आंसर विल बी कंफर्म। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सेकेंड। नेक्स्ट केस है आपका AB। जैसे बच्चों ये मैंने मॉलिक्यूल लिया और सपोज ये आपके हाइड्रोएटॉमिक है, ऊपर बच्चों होमोएटॉमिक बोल सकते थे, होमोएटॉमिक इसको अपन ने बोला हाइड्रोएटॉमिक, ठीक है। अगर ये हाइड्रोएटॉमिक वाले केस, हाइड्रो का मतलब बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में आपको पता है कि बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आपकी क्या होगी? सेम तो होगी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो तो आपकी सेम होगी नहीं ना यहाँ पे। अब सेम नहीं होगी तो फिर हमें यहाँ पे बेटा वो पूरा फॉर्मूला ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर।
तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ निकालना है इन एंगस्ट्रॉम, तो आपका वही फॉलो करना पड़ेगा, आर ए प्लस आर बी माइनस में 0.9 ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हम बोलूंगा बेटा एच एफ, ठीक है, तो एच एफ में अगर एच एफ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ बात करूं तो इसका अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो आपको इसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ बच्चों, क्लियर? अब इस केस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस जो है ना आर ओ आर बी ये बेटा दी जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन को बेटा आर ए मान लो, हाइड्रोजन को आप आर ए मान लो, ठीक है, रेडियस यहाँ पे आपको इसको आर बी मान लो, तो आर ओ आर बी वाली क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, और एक्स से एक्स भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, बहुत बार हो सकता है कि दे दे, अच्छी बात है, बट नहीं देगा तो फिर आपको कैसे करना होगा वो आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? क्लियर? तो यहाँ पे आपकी जो रेडियस होगी, यस नो का रिस्पॉन्स कर दो बेटा, रेडियस जो होगी वो आपकी गिवन होगी, बाकी आपको जो फ्रेंच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। समझ में आया सभी को यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? बर्निंग स्ट्रो में बेटा कितना होता है मीटर, यूनिट कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। बर्निंग स्ट्रो में कितना होता है बेटा मीटर, टैंक पे -10, 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, टैंक पे -12, ठीक है, पता होना चाहिए सभी। नेक्स्ट, तो बच्चों मैं यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान दो, मोर इज डेल्टा ई एन, मोर इज डेल्टा ई एन, हायर विल बी दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायर विल बी दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, ठीक है, डेल्टा ई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जो हम लोगों ने भी डेल्टा ई एन पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल आप ध्यान रखो, डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, क्यों? क्योंकि बच्चों उसके पास पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ जल्दी से। लेकिन बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होगा? यस, बॉन्ड लेंथ के साथ क्या होगा? अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ पे असर कैसा पड़ेगा बताओ मुझे। भाई जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, लंबी रस्सी होगी टूटने का डर ज्यादा होता है, छोटा होगा टूटने का डर कम होता है, आपको पता है, सिंपल सा पॉइंट है। तो इसका मतलब बच्चों जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठा के रखना है, बड़ा बड़ा सा बिल्कुल क्लियर कट करके, क्योंकि बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आपको काम करेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी यही देखने को मिलता है, अगर आप लेक्चर देख रहे हो मेरे तो एक बात समझ लो अच्छे से, स्टीवेंसन सोमेकर फॉर्मूला वेल डिफाइन कि बच्चों मॉलिक्यूल्स के पास बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बच्चों जहां पे ज्यादा होगी तो कॉमन सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसको हम पूरा रिलेट कर सकते हैं। पूरा रिलेट कैसे करते हैं कि डेल्टा ई एन, नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या बात समझ में आई सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी मजबूत, तो आपको डिपेंड करेगा ना, अगर क्वेश्चन के अंदर वो डेल्टा ई एन के बेस पे पूछता है तो आपको वही टिक करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मेरी बात बच्चों समझ में आई? तो आपको खुद दिखेगा ना, क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है, फटाफट से वो स्टीवेंसन फॉर्मूला लगाना, आपको सीधा बॉन्ड लेंथ बना आंसर बता देना। सिर्फ डेल्टा ई एन पे डिपेंड रहता है, तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, एचसीएल एचबीआर एचएफ वो सारे के सारे आपको सीधा रिलेट कर देना है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चों को? तो दो तरीके से बच्चों बॉन्ड डिस्टेंस क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, टू केस, दोनों केस क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? बताओ भाई जल्दी बताओ, क्लियर? बहुत सही, गुड गुड गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला। एक बच्चों और फॉर्मूला यहाँ पे आता है, इसको हम, यस, हेनरी, कभी कभी इसको हेनरी बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, ठीक है, हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला, स्मिथ फॉर्मूला, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे नहीं जा रहा है, बट आपको सिंपल जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हेनरी एंड स्मिथ फॉर्मूला, इट इज यूज्ड फॉर टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकालने का एक ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और ये तरीका बच्चों वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं,
तो बेटा हम जब हेनरी स्मिथ फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमेशा बच्चों हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने की बात करते हैं। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द फजान रूल, व्हाट इज फजान रूल सर, फिर फजान रूल क्या होता है? फजान रूल बच्चों ये होता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू कितनी है। अच्छा फिर बच्चे पूछते हैं सर डायपोल मूवमेंट क्या होता है, फिर ये भी बता दो। डायपोल मूवमेंट बच्चों पोलैरिटी को निकालता है। सब कुछ लिंक्ड अप है यार, समझ लो ध्यान से। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, एस ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एलिगेटर वहां पे आएगा ये आपका, ठीक है। तो फजान रूल बच्चों बताऊंगा वहां पे मैं, पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और वहां बच्चों क्या है आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड यूनिवर्सली 100% आयोनिक नहीं है, कोई भी कंपाउंड 100% बड़ा कोवैलेंट नहीं होता है। कोवैलेंट के अंदर आयोनिक परसेंटेज होता है, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट परसेंटेज होता है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है, आयोनिक के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है, तो वी विल यूज फजान रूल। ठीक, अगर किसी कोवैलेंट के अंदर बेटा क्या निकालना है, आयोनिक कैरेक्टर, तो क्या फॉलो करना है, डायपोल मूवमेंट। फर्दर डायपोल मूवमेंट पोलैरिटी शिफ्ट करते हैं ना, ऐसे ये बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा आपको मैं रिलेट कर रहा हूँ, सबको चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, वाह भाई वाह। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं साइंटिस्ट के नाम पे हेनरी स्मिथ भाई साहब पे। तो बेटा इनकी फॉर्मूला जो है उसकी बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं। सभी बात समझ रही है, व्हाट इज द फॉर्मूला? आगे चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे रोका रहूंगा। ये बेटा डेल्टा ई एन, ठीक है, फिर प्लस 3.5 ब्रैकेट में डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, बस क्लियर। तो यहाँ पे हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन यही है जहां पे हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं किसी भी बॉन्ड के अंदर। इनी बॉन्ड देख लो पूरा, इनी बॉन्ड, किसी बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे परफेक्टली कि बेटा डेल्टा ई एन, ये डेल्टा ई एन, इसलिए जहां पे डेल्टा ई एन जिन जिन फॉर्मूले में आएगा वो सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों एप्लीकेशन पार्ट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखूं बेटा यहाँ पे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर प्लस परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर दैट इज इक्वल टू 100%। कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल नहीं, मतलब अच्छी बातें प्लस बुरी बातें इक्वल टू पूरी बातें, होता है ना, बिल्कुल। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा, किसी भी बॉन्ड के अंदर आपको पता चलता है कि बेटा टोटल परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर प्लस परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर दैट इज इक्वल टू 100। बहुत सही, मजा आ गया। क्योंकि कोई 100% बेटा भगवान राम नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल आइडियल राम पता है ना, बिल्कुल बहुत, हाँ उनको। अच्छा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, छोड़ो आप। तो यार नेक्स्ट बच्चों हम एक क्वेश्चन ले लें यहाँ पे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 80%। फिर बच्चों मैंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होगा? आंख बंद करके बोलोगे सर 20%। बहुत सही, सभी को समझ में आ रहा है। पहला केस लेता हूँ बेटा, ए का मतलब होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, ठीक है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी, बराबर, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो डेल्टा ई एन की वैल्यू बच्चों कैसी, 0। डेल्टा ई एन 0, तो फॉर्मूला लगाओ बेटा जल्दी से। यस, डेल्टा ई एन की वैल्यू 0, तो आपको पता चल रहा है कि डेल्टा ई एन 0, तो बेटा यहाँ पे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे, निकालें क्या? फॉर्मूला ले लो यार, आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या, 16 ब्रैकेट, अरे डेल्टा ई एन लिखा था ना मैंने, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। तो बेटा 3.5 ब्रैकेट में डेल्टा ई एन दैट इज होल स्क्वायर, सब कुछ 0, सब कुछ 0 बेटा, 100 हो गया 0 यहाँ पे, ये भी सब 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें, 0 का मल्टीप्लाई इसमें, आंसर विल बी 0। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? अरे भाई कोई दिक्कत? तो आयोनिक कैरेक्टर बेटा कितना हो गया होमोएटॉमिक वाले केस में? तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 0, इफ इट इज 0, दोनों को मिला के बच्चों होता है 100%। तो मुझे बताओ बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू कितनी, दैट विल बी दी 100%। 100% बोलोगे ना, 100% आएगी ना। लेकिन बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भगवान राम नहीं होता, बोला था ना मैंने। लेकिन हम ये तो है ना उनके रेफरेंस में बात कर सकते हैं, उनके रेफरेंस में, कि वो इतने आइडियल थे, इतने महान थे, इतने अच्छे काम किए थे, तो हम उनके रेफरेंस में, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे उठाया था हाइड्रोजन SHE NHE इज एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई है, एज्यूम है, मानी गई वैल्यू है वो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली 0.0 नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वो वैल्यू बदलती रहती है। लेकिन उसको हम 0 मानते हैं, जब मानना पड़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी की वैल्यूज निकल के आती है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट थे ECS में और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट थे।
भाई एक का 0 है तो दूसरा का निकालना आसान बन जाएगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। अब सुनना बेटा ध्यान से यहाँ पे। तो मैंने बच्चों माना कि होमो एटॉमिक के पास जो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो वहाँ पे परसेंटेज आयनिक वेक्टर ऑलवेज विल बी 0, देन कोवेलेंट वेक्टर बेटा हमेशा 100% होगा। ऐसा थियोरेटिकली होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा नहीं होगा। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं, थ्योरी बाद में लिखी जाती है। फिजिक्स में थ्योरी पहले लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंट बाद में होते हैं। चलो आगे चले अपन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा मजेदार एग्जांपल बच्चों है H2। बताओ इसके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना, इसके पास परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना, जल्दी बताओ मुझे जल्दी। बोलोगे सर इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी ना, बराबर होगी दोनों हाइड्रोजन की, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0, डेल्टा एन 0। तो सोमेर का स्टीवेंसन बोलता है बेटा चिल्ला चिल्ला के, क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सर यहाँ पे ना आयनिक कैरेक्टर 0 होगा सर, कोवेलेंट क्या होगा 100% होगा। बट बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी हाथों से निकाली गई वैल्यू है, मतलब लिख लिख के निकाली गई वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। लेकिन एग्जैक्टली ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली गई, जब आपके यहाँ पे रियल प्रैक्टिकल किया गया और वहां पे इस H2 वाले केस के अंदर जब बेटा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला गया तो वो आया 98% कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसका आपका जो आयनिक कैरेक्टर बचा वो आया था 2%। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? 2% बेटा होता है आयनिक। अब आप बोलोगे ना कि सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर काफी बहुत ठीक ठाक होती है, 2.1 के अराउंड होती है। आप उन्हें सरप्राइज करता हूँ, बहुत बड़ी कमाल की बात है बेटा। मेटल के अंदर ना सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है। उसके बाद प्लेटिनम आता है। गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ मेटल्स वाले केस में ना गोल्ड की सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो भी होती है 2.4 या 2.2 समथिंग होती है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा पहले इधर आते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक आपको एक अब क्वेश्चन सोचना। अब क्वेश्चन आ गया तो सर क्या टिक करें? क्या सर यहाँ पे मैं 0 टिक करूं? क्या सर मैं यहाँ पे आयनिक में आपको 2% टिक करूं? क्या टिक करूं? तो देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, आपको क्या टिक करना होगा? ये वाला ऑप्शन। ठीक है 2%। ठीक है 2%। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर भी, आपको लैंग्वेज प्रॉपरली दिख जाएगी। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज होगी ना प्रॉपरली दिखेगी। अगर वो सोमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला से डिस्कशन कुछ करना चाह रहा है तो उस केस में आपको फिर यही वैल्यू टिक करनी होगी जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर सोमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला का उसने कहीं जिक्र नहीं किया है तो फिर आपको ये वाली वैल्यू देनी। क्यों? क्योंकि बेटा यूनिवर्सली कोई तो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है जो 100% आयोनिक हो, 100% कोवेलेंट हो, तो इसलिए वो फॉल्स हो जाता है। और नीचे वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्लियर कट सही होगा। क्या सभी को बात समझ में आई? तो बच्चे कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करे। ठीक है, मैंने कल आपको प्रैक्टिस करने के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, यस, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HF एंड HCl। सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। चलो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? मैंने बच्चों पूछा है आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज आपको बताना है HF के अंदर और HCl के अंदर। तो पहला केस मैंने लिया है HF। ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए सबकी, बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा कितनी होगी? हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो तो आपकी पता है 2.1 होगी। एंड फॉर द फ्लोरीन कितनी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? उसकी वैल्यू बच्चों 4.0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके देख लो यहीं पे साथ में, तो 1.9 आपको मिल जाएगा। ठीक है 1.9, ये आपका डेल्टा EN हो गया। अब फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल उसको अप्लाई करो और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो निकल के आएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 16, वो फॉर्मूला को फॉलो करो, मल्टीप्लाई 1.9, एक ये वैल्यू प्लस में करते हैं 3.5, फिर बेटा ब्रैकेट में करते हैं 1.9 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो बेटा और यहाँ से निकल के आता है 43%। 43% परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट निकालने आए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लो, 100 में से माइनस कर दो इसको, तो बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर की जो वैल्यू आएगी परसेंटेज की वो निकल गई 57%। तो बच्चों HF के अंदर आप देख रहे हो
इस HF के अंदर आपका जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बेटा वो कितना है 43% है। वैसे हमें दिखता क्या है कि बेटा यहाँ पे आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा आया था। याद करो HF HCl में हम पोलरिटी की बात कर रहा था पहले वाले क्वेश्चंस में, इसकी जस्ट पहले थोड़ी डिस्कस किया था, तो पोलरिटी बहुत अधिक थी। लेकिन बच्चों परसेंटेज आयनिक करेक्टर बेटा देखो 50% भी नहीं है, समझो 50% भी नहीं है, 43% है। कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए बच्चों जो HF है ना, HF है इसको हम लोग ना कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन पोलरिटी पूछेगा कि बॉन्ड में पोलरिटी क्या है, HF से बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी पोलरिटी क्या होगी, तो बोलेंगे इसकी पोलरिटी ज्यादा है, तो हम डेल्टा EN के बेस पे डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे? अरे बात बच्चों क्लियर है? अगर पोलरिटी पूछता है तो हमें सिर्फ उस बॉन्ड को फोकस करना है, उस बॉन्ड को फोकस करना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो और डिफाइन कर दो कि उसके रिस्पेक्ट में इसके पास पोलरिटी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने को बोलता है कि HF में होल परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, तो 43%। मैंने कैसे निकाला? अब कोवेलेंट निकालना है तो 100 माइनस करेंगे 57%। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसके पास आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू कोवेलेंट कैरेक्टर से कम है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसा होगा, कोवेलेंट। अब ये बात समझ में आई क्या? अब ये बात समझ में आई क्या? बताओ सभी लोग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा HCl। HCl भी मैंने आपको बोला था, ऐसे देखने में बेटा लगता है ना कि HF बहुत अधिक पोलर होगा, अब पता चल गया एक्चुअली में है क्या। अब HCl की बात करते हैं, तो HCl का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1। तो क्लोरीन की बच्चों कितनी होगी, एक कम कर दो 4 में से तो 3.0। सॉल्व करो बेटा जल्दी से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो पहले तो फटाफट से। डेल्टा EN कितनी वैल्यू आएगी 0.9 ना, बाकी आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यस, 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 प्लस करेंगे 3.5, 0.9 का बच्चों होल स्क्वायर, बस ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। 17.5% निकल के आता है, 17.55% समथिंग। तो बेटा ये वैल्यू कौन सी होगी, आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज की। मैं बच्चों पूछो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो वो आपका पता है कि 100 में से माइनस कर दो 17.5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेटा 82.5% के अराउंड। तो आपने देखा बहुत सही ढंग से, यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ आयोनिक क्या है बेटा, आयोनिक क्या है, सिर्फ 17.5 है। कोवेलेंट बच्चों कितना है 82.5 है, मतलब यहाँ कोवेलेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन HCl मुझे क्या लगता है पोलर, उसका बॉन्ड पोलर है। HCl का जो बॉन्ड है वो पोलर है, अच्छा, लेकिन उसके होल मॉलिक्यूल्स के पास कोवेलेंट कैरेक्टर की जो वैल्यू आती है वो ज्यादा होती है आयोडिक से। तो एग्जैक्टली HCl भी बच्चों क्या हुआ, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हुआ है। क्या बात समझ में आई? अरे HCl इज आल्सो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यहाँ तक क्लियर बेटा, सभी को समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि HF और HCl दोनों में से पोलर पोलर कौन अधिक? HF और HCl दोनों में से पोलर कौन अधिक? HF और HCl में से पोलर कौन अधिक? HF। रोहित बिल्कुल सही, HF इज मोर पोलर बिकॉज, आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्यों। पर अभी मैंने आपको परसेंटेज आयन कैरेक्टर निकाला, उसके बेस आपने बता दिया, बहुत सही। तो बेटा मोर पोलर कौन सा हो जाएगा, HF एज कंपेयर टू HCl। समझ में आया सभी को? ओके, अब एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन की तरह लेता हूं, व्हाट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टू हैव परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 50%। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है। मैंने बच्चों ये पूछा है कि व्हाट शुड बी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आपका है वो बेटा अगर आपको 50% डिफाइन किया जाता है तो, और स्पेसिफिक है, ये किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन हो सकता है क्या, या किसी भी कंपाउंड के लिए डिफाइन हो सकता है क्या? अब बताओ मुझे। मैंने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि जो स्मॉल n है, n मतलब ना वो डिफरेंस के साथ हम बात कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्ट के आयनिक कैरेक्टर हाई होते हैं, बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली हाई होते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला है। अच्छा, अभी अभी हम मिक्सअप करके बात कर रहे हैं। यस, तो मैंने बच्चों 50% बोला है आपको आयनिक कैरेक्टर। सॉल्व करो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है यू कैन सॉल्व इट इजिली, ठीक है। तो मान के चलो बच्चों यहाँ पे मैं पूछता हूँ, चलो यहाँ पे आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, लेट्स सॉल्व। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो। मैं वेट करता हूँ आपका 20 सेकेंड।
बहुत सही वैल्यू बेटा, आपने बिल्कुल अच्छा बताया। 2.1 आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त है सीरियसली। 2.1 पृथ्वी का भी आ गया है। गुड। तो देखो बेटा, यहाँ पे डेल्टा EN की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको n मान लो। हम मैथ में मानते हैं n, जो भी x y z whatever, ठीक है। तो बेटा मैंने सपोज इसको n मान लिया, x मान लिया, जो भी आपको मानना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि भाई फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट में डेल्टा EN, ठीक है, प्लस में आपका 3.5 और डेल्टा EN का कर देते हैं बच्चों हम लोग होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपको पता है कि भाई परसेंटेज आयनिक फैक्टर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 50%, यहाँ पे 50 आ जाएगा इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू बेटा x मानी आपने तो n मान लो, वट जो भी मानना है, प्लस आपका यहाँ से 3.5, यहाँ बच्चों हो जाएगा n का होल स्क्वायर, खत्म कहानी। ये बेटा देखो इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन बन गई ना, इसको सॉल्व करना सभी को आता होगा, ठीक। ये हो गया 3.5 n स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको एक तरफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 16n माइनस 50 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आता है सभी को? बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स इक्वेशन हुई। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा। तो सॉल्व करने बेटा आपको पता है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th में आता है बहुत अच्छे से, है ना। इसको जो आपके रूट वगैरह निकालने का आता है, प्लस माइनस b अंडर रूट, यहाँ पे आपका b स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई नीचे a इंटू 2 मतलब 2 लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। आप ये वैल्यूज को यहाँ लगाओ और इसको सॉल्व करो और आंसर बनेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया है बेटा, इतना सॉल्व हो जाएगा ना सभी से? अरे बताइए ना सभी लोग, अरे क्लियर हो रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी, पॉजिटिव में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में 2.1। इसको सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी 2.1 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब पता क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बेटा किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर बच्चों 2.1 आती है तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज इक्वल टू 2.1, तो इसका मतलब बच्चों हो गया कि भाई परसेंटेज आयोनिक करेक्टर दैट इज इक्वल टू 50 और एज वेल एज बच्चों परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू 50। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? अरे कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चों हम लोग क्यों ना 2.1 से ही कंपेयर कर लें, क्यों ना हम 2.1 से ही कंपेयर कर लें डिफरेंस को। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बोलूंगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं, सेकंड स्टेटमेंट ध्यान दो। मैं बच्चों बोलूंगा कि अगर डेल्टा EN की वैल्यू 2.1 से कम होती है तो क्या होगा, 2.1 के बराबर होती है तो पता है कि 50-50 गेम हो जाएगा। अगर 2.1 से कम हो जाएगी तो किसकी वैल्यू बच्चों देखो कि जल्दी से बताइए मुझे, 2.1 से डेल्टा EN की वैल्यू कम हो जाएगी तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, 50 से कम या 50 से ज्यादा, बताओ जल्दी से। 50 से कम हो जाएगी। और बच्चों परसेंटेज आयोनिक करेक्टर की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ये मैं प्रीडोमिनेंटली बात कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यस, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कोवैलेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने मान के चला है कि बेटा डेल्टा EN जो लिखा है मैंने यहाँ पे, जो कंपाउंड है वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट एक ही रिजल्ट समझ में आ गया कि भाई परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 50%, आयनिक कैरेक्टर लेस देन आपका 50%। मैंने बच्चों बोला है कि डेल्टा EN की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है 2.1, ठीक है, इस केस में आपको पता चल रहा है कि 2.1 से अगर अधिक है तो उस केस में बेटा आपको कोई फिर डाउट ही नहीं है कि वहां पे आप सीधा स्टिक कर सकते हो कि वो आपका मॉलिक्यूल प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयोनिक ही होगा, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक ही होगा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है? अब प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है तो आयोनिक कैरेक्टर बेटा ऑलवेज 50% से अधिक हो जाएगा और कोवैलेंट कैरेक्टर आपका यहाँ पे क्या 50% से कम होगा? बिल्कुल बताओ, क्लियर है, कम ही होगा, बिल्कुल सही है। बेटा मैंने पहले ही बोल दिया ना कि बेटा डेल्टा EN की वैल्यू लेस देन 2.1 है, तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट हो जाएगा। मैंने ग्रेटर देन 2.1 बोला तो कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंटली आपका आयोनिक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं परसेंटेज को रिलेट कर सकता हूँ ना कि भाई आयोनिक कैरेक्टर का जो परसेंटेज होगा जब डेल्टा EN की वैल्यू 2.1 से अधिक होगी तो आपका आयोनिक कैरेक्टर बेटा क्या होगा, 50 से अधिक होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर आपका 50 से कम हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई? क्लियर? तो 2.1 मैंने डिफरेंस क्यों डिसाइड किया, आपको समझ में आ गया। 2.1 मैंने डिसाइड क्यों किया है, ठीक है। मैंने वैल्यू जब भी निकाली 50% के ऊपर और आंसर आपको पता है। चलो गुड। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो बच्चों ऑक्साइड डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल्स के हैं, कुछ बच्चों आपके एम्फोटेरिक भी हैं। तो जो ऑक्साइड्स के नेचर को हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ आ रही है? तो बेटा मान लो सपोज हमारे पास कोई ऑक्साइड है, बेटा कोई ऑक्साइड है आपके पास एक्स को टाइप, मान लो कोई ऑक्साइड है एक्स को यहाँ पे एलिमेंट इज नॉट द हैलोजन, ठीक है, एक्स को आपका एनी एलिमेंट लिख देता हूँ मैं,
एनी एलिमेंट, अननोन एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, एनी अननोन एलिमेंट। बाकी ऑक्साइड है तो बेटा ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हो गई। ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर? अच्छा भाई पीरियोड टेबल का ही है, कोई अननोन एलिमेंट है पीरियोड टेबल का, ठीक। तो कैसे डिसाइड किया जाए? तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज की ओर बात करी जाएगी, यहाँ पे ना कुछ पॉसिबिलिटीज पे बात करी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी पे फोकस करेंगे। डिफरेंस इन या डिफरेंस ऑफ बेटर रहेगा, ठीक है, इंग्लिश है यार ये। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, एक्स जो एलिमेंट है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो उस केस में जो ऑक्साइड होगा बेटा वो कैसे नेचर का होगा? बेसिक नेचर। तो ऑक्साइड होगा आपका बेसिक नेचर का, ठीक है। बेसिक नेचर मतलब बेटा बेसिक क्या डिफाइन करेगा? मेटल की प्रॉपर्टी को। तो कहीं ना कहीं आपके जो मेटल्स होते हैं बेटा वही बेसिक नेचर होते हैं। पहले मैंने पढ़ा था कि मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, पानी में डालेंगे तो एल्कलीज बनते हैं, बेस बनते हैं, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आपको कंपाउंड गिवन है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। बात समझ में आ रही है? तो जो कंपाउंड ऑक्साइड ऑलरेडी गिवन है तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंसिपल लगाना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं, अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपका जो ऑक्साइड होगा वो डेफिनेटली बेसिक होगा, और बेसिक होने का होगा मतलब बेटा वहां पे जो आपका एक्स होगा वो डेफिनेटली मेटल होगा, नॉन मेटल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हुआ? चलो पहली पॉसिबिलिटीज मैंने बताई आपको, एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों Na2O, नेक्स्ट इज K2O, नेक्स्ट इज MgO, नेक्स्ट इज नहीं लेते हैं, नेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे कैल्शियम CaO। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं हम पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट में ले लिया यहाँ पे आपका BaO। चलो ठीक है, एक और ले लेते, चलो स्क्रॉन्शियम ले लेते हैं SRO, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आपका बेसिक ये जो गिवन ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ये आपके एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं, ठीक है। आपको तो पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हम टिक कर दोगे, बट हम लोग जो प्रिंसिपल पढ़ाया था ना उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो पहले बच्चों बात करते हैं Na2O के लिए। तो Na2O के अंदर डिफरेंस कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना डिफरेंस आएगा? यस, सोडियम ऑक्सीजन है ना, कितना हो जाएगा इसका? 3.5 माइनस 0.9। आप चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फिर, ठीक है। 3.5 करेंगे माइनस में 0.9। अरे क्लियर है क्या? बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आएगी? 2.6 Na2O वाले केस में। K2O को लेके भी आप डेल्टा EN निकाल सकते हो, डेल्टा EN। यार वो जो वैल्यूज है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आप लिख के देखो ना, 2-3 बार आप लिख के देखोगे आपको आइडिया बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 3.5 माइनस में कितना हो जाएगा? 0.8 पोटेशियम। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2.7 करोड़ निकल के आ जाएगी। क्या करोड़? 2.7 करोड़ निकल के आएगी। इसका मतलब पता क्या समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लार्ज का मतलब बता, देखो मैं अगर बोलूँ स्मॉल वैल्यू तो वो 0. जो 1 है ना उससे छोटी आएगी, 0.5, 0.3, 0.3, 0.5, 0.8, कुछ इस तरीके से। लार्ज वैल्यू का मतलब 1 से अधिक चला जाना, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यूज आ रही है, ये काफी बड़ी वैल्यूज है डिफरेंस। तो ये बड़ी वैल्यूज है तो डेफिनेटली बच्चों बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे होंगे? बेसिक ऑक्साइड होंगे। और यहाँ पे जो आपका एक्स जो है, जो एक्स है आपका, ये जो एक्स हम लोगों ने लिया था, ये आपका यहाँ पे क्या है? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। ये बात समझ में आ रही है? बेशक आप सीधा भी टिक कर सकते हो, बट अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो उसके हिसाब से भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? तो अब बच्चों मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ पे कि जैसे मान कर चलो आपको, मैं आपको एक सीक्वेंस पूछूं कि जैसे कुछ ऑक्साइड्स हैं, उन ऑक्साइड का बेसिक सीक्वेंस का ऑर्डर क्या बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस का ऑर्डर क्या बनेगा? तो जैसे बच्चों में लेता हूँ फर्स्ट का लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम K2O, Rb2O, नेक्स्ट इज CS2O, ठीक है। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे बेसिक सीक्वेंस का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, हम लोग एसिडिक बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सीक्वेंस का बेटा ऑर्डर क्या होगा? मोर बेसिक कौन होगा? बताओ ये जल्दी से, मोर बेसिक कौन होगा? यस, तो आपको मैंने भी बोला था ना, हायर डेल्टा EN,
डेल्टा EN की वैल्यू बच्चों जितनी ज्यादा होगी, उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक नेचर है, वो उतना ही ज्यादा होगा। पढ़ाया था मैंने। तो बेटा डेल्टा डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, बताओ मुझे। ये तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, आपको पता है, सीजियम इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता है काफी ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे डिफरेंस कहाँ मिलेगा, CH2O के साथ मिलेगा। तो CH2O के साथ मिलेगा तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, CH2O ही होगा ना। CH2O इज मोस्ट बेसिक, ये आपका हो जाएगा मोस्ट बेसिक। और इसके ऊपर वाले की बात करते हैं, ये होगा आपका लीस्ट बेसिक इस एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ। तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बैठेगा, देख ये सीक्वेंस होगा। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहीं से हम लोग सब बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल्टा एन का डिफरेंस जहां पे ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बच्चों वहां पे ज्यादा हो। सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बताओ भाई। हाँ, बेसिक ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों एल्कलीज बनते हैं, बेस बनते हैं, ठीक है। यस, कोई कंफ्यूजन किसी को। ठीक है, गुड। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड सीक्वेंस। तो एक मैं पीरियड ले रहा हूँ, अभी तो ग्रुप के साथ मैंने बात करी, बेटा मैं बात करता हूँ पीरियड के साथ, ठीक है। तो पीरियड के अंदर जब बच्चों हम ट्रेवल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर दी सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो जनरल ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी बेटा सेंट्रल एलिमेंट की, तो उस केस में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आपसे सीक्वेंस पूछूं Na2 MgO, नेक्स्ट इज Al2O3, नेक्स्ट इज SiO2, नेक्स्ट बच्चों लिया मैंने यहाँ से P4O10, SO3, Cl2O7। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये सीक्वेंस बनना चाहिए, अब चेक कर लो, ठीक। तो सबसे अधिक बेटा एसिडिक कौन होगा, मोस्ट एसिडिक ये होगा, Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यहाँ पे कितना है इसका, 2 × X इक्वल टू 14 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका 7 आ जाएगा, इसे कितना आएगा, SO3 में सल्फर का ये 6 आ जाएगा, ठीक है। P4O10 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका हो जाएगा इधर 10 × -2 20, 20 माइनस हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही O2 की बात करते हैं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। Al2O3 की बात करते हैं 3 2 6 माइनस +6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ओरली कर लो सीधा, डिवाइड बाई 2 कर लो तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। MgO की बात आपको पता ही है ऑलरेडी, वहाँ पे 2 डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका बात तो ये बड़ा सीक्वेंस हो गया। तो जहाँ पे आपका जहाँ पे मैं बात करूँ कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी निकाल सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, Cl2 क्लोरीन की, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडेशन भी क्या होगी, ज्यादा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे निकालो, मैंने बताया भी था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जेड इफेक्टिव, आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल पाओगे। तो भाई जिसका साइज, जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज उतना छोटा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इसलिए उसकी अट्रैक्टिव पावर, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बेटा उसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, समझ में आया सभी को। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा बेटा, Cl2O7 मोस्ट एसिडिक। मैं पूछूं लीस्ट बेसिक कौन होगा, तो वही Cl2O7 होगा। Na2O की बच्चों बात करते हैं तो आपका मोस्ट बेसिक होगा, ये मोस्ट बेसिक होगा, ठीक है। इट इज मोस्ट बेसिक मतलब लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक। तो बेटा MgO बेटा कैसा होता है, ये भी बेसिक होता है। Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है। बोरॉन फैमिली के अंदर जो एल्यूमिनियम बच्चों है वो दोनों से रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर बच्चों बात करते हैं SiO2 के बारे में। तो SiO2 बेटा सिलिकॉन कार्बन फैमिली में आएगा, ये आपका बेसिक होता है, बट बेटा वीक एसिड होता है, इट इज वीक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना Na2O MgO आपका यहाँ पे दोनों बेस है, Al2O3 आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है, SiO2 आपका वीक एसिड है, फिर P4O10 और SO3 ये दोनों के दोनों आपके एसिड हैं। लेकिन ये एसिड बेटा SiO2 के कंपैरिजन में मोर एसिडिक है, और सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा, Cl2O7 होगा। समझ में आया सभी को। Al2O3 प्लीज ध्यान रखना एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक में बाद में एक साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हुई। रिएक्शन भी आप देख सकते हो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा Cl2O7 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ बच्चों बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ HClO4। आप इसको ऐसे लिख लो ना कि भाई 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है आपके, और 8 ऑक्सीजन है। इसमें से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, HClO4 बचेगा, देख लो ध्यान से। तो ये जो HClO4 बेटा इसको आयनाइज अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, H प्लस आयन और ClO4 माइनस आयन, ठीक है। यस, इसी तरीके से बेटा हमने SO3 की बात कर ले, SO3 को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो फिर क्या आंसर बनेगा, ये आपका यहाँ से बन जाएगा क्या, H2SO4, ठीक है। चलो, तो बाकी बातें हम लोग कंप्यूटर वगैरह के बारे में कल, ठीक है बच्चों, थैंक यू।